देना चाहते हैं उनको कह दे चुप रहो। इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। जब नाती पोते कह दें, नाती पोतों से ज़्यादा अपने बच्चे जिनको सबकी बटलोई खुरचन अपने परतल पे छिड़कती हुई माँ ने जिनका पेट भरा, बर्तन मांज कर चौका बासन करके घरों में भोजन बना करके बचा खुचा जो है बच्चों को खिलाया, खिला के सबको बचा खुचा खा के पेट भरा, सबकी उतरन पहनी, ऐसी माँ ने आपका भविष्य बनाया और उसको आप कहते हैं। आज के बच्चे आज की माल संस्कृति में वो कहते हैं कि वो लोग इतना सुख उठा रहे हैं, इतना वैभव, तुमने हमारे लिए क्या किया। वो माँ कैसे बतावे कि हमने कितने संघर्ष से तुम्हें पाला पोसा। इस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए कठिन हो जाता है और टूट जाती है। महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की बात यहाँ हो रही है। मैंने एक लोक कथा सुनी थी कि एक घर में लक्ष्मी गणेश ताखे पे बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। प्रायः दिवाली के बाद लोग रख देते हैं लक्ष्मी गणेश को। तो उस घर में बच्चा नहीं था कोई, बहुत पूजा पाठ उसकी बहू और बेटे सब कर रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मी गणेश बात कर रहे थे कि भाई इनके घर कोई बच्चा होता है, अगर कम से कम उतारता, हमें तोड़ता, खेलता, हमसे कुछ बात करता। याद घर में कोई है ही नहीं कि हमें उठावे, हम धूल खाते पड़े हैं साल भर से। तो ये पीड़ा लक्ष्मी गणेश ने आपस में कहा, अच्छा चलो इस घर में एक बच्चा दे देते हैं, और वरदान दिया। उस घर में बच्चा आया, बच्चे ने जैसे बड़ा हुआ लक्ष्मी गणेश को उतारा, खेला और तोड़ दिया, और लक्ष्मी गणेश मुक्त हो गए उस त्रासदी से, वो अकेलेपन की त्रासदी थी। ये कथाएं क्या कहती हैं कि किसी को अकेला न छोड़ो, किसी को उपेक्षा न करो। वो संवाद चाहता है हर व्यक्ति। मैंने एक कविता लिखी थी कि बूढ़े माँ बाप अब अखबार हो गए हैं। वो अखबार रद्दी की तरह पहले दिन पढ़ा जाता है, फिर उसकी हेडिंग्स लोग पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ा रहता है, फिर एक दिन इसका भाव यही था कि भैंसे पर चढ़ा हुआ एक कबाड़ी आता है, बड़ा कबाड़ी, और उनको ले जाता है और उस जगह को धूल पोंछ कर बच्चों के काम आने लगती है वो जगह। तो आज बूढ़े माँ बाप अखबार की तरह कोने में पड़े हैं। इस त्रासदी को दूर करने की जरूरत है। आर्थिक निर्भरता की बात हमारे भाइयों ने की, आप इसमें भी दिखाया गया। आर्थिक निर्भरता बहुत जरूरी है। प्रायः बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए सब कुछ सौंप देते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं रखते। हमारे तो बच्चे हैं, करेंगे ही बुढ़ापे, हमें क्या जरूरत है। प्रायः आपने देखा होगा सब यही सोचते हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमारी सेवा होगी, हमें क्या जरूरत है। आज ये सतर्क होने की जरूरत है कि हमें अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाना होगा। अपने ही लिए नहीं, अपने भाई बहन जो कष्ट में होंगे उनके लिए भी कुछ अपनी पूंजी बचाकर सुरक्षित रखनी होगी। ये भी सोचने की जरूरत है। हर आदमी को आत्मालोचन करने की जरूरत है। जिन लोगों ने कर्तव्य पूरा किया वो चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ, हमने हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन अपने बुजुर्गों के लिए हमने किया जो हमारा कर्तव्य था। ये आत्मतोष सबको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। जब नौकरी की शुरुआत में लगता है कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम सब सही कर देंगे, सबको लगता है। बाद में लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही समस्याएं, वही चीज़ बार बार हर साल आपके सामने आते हैं। थोड़े और बुजुर्ग होने पर, जैसे मैं हूँ, लगता है कि सब कुछ सही करना जरूरी नहीं। अपने इस सीमित इलाके में जो आपके सामने दिखता है उसी को सही कर दे तो भी बहुत अच्छी बात। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको हर चीज़ की जिम्मेदार नहीं बना है, आपको केवल अपनी खेत की जिम्मेदारी दिया है। खेत का मतलब जिस एक या दो या तीन व्यक्ति को आपके सामने रखा है, जिसकी मदद आप कर सकते हैं उसकी आप मदद करोगे या उनके लिए व्यवस्था बनाओगे तब भी अच्छा, क्योंकि 1 इज अ बिग नंबर। एक भी एक बहुत बड़ा संख्या होता है। आप एक की भी मदद करोगे तो अच्छा। एक है एक अच्छा चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ, एक लखनऊ नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सीनियर सिटीजन सेंटर यहाँ बना रहा है, जिसका निर्माण आधा हो चुका है।
अब उस सेंटर की परिकल्पना जब किया था, अब सेंटर तो बनाना आसान है, अब एक कुछ किताब लगाओगे, कुछ बुक्स लगाओगे, आके लोग पढ़ेंगे जाएंगे, कभी कभी एक डॉक्टर आएंगे, बट हम लोगों की कल्पना थोड़ी सी बृहद है उसको लेकर, वही एक देख है, बट नॉट जस्ट वही बात है, पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, जैसे हम किसी की देखभाल कर रहा है वो नहीं, उनको दिन में आने के लिए और एक सकारात्मक तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने समय बिताने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, और उनकी समय दूसरों की काम आए, उनकी अनुभव दूसरों के काम आए, इसके लिए एक अच्छा पब्लिक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश हम लोग कर रहा है। आधा निर्माण हो चुकी है, मगर उसका निर्माण नहीं बड़ी चुनौती है, निर्माण के बाद उसका संचालन, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले पाएं। कई बार परिवारों में हम लोग देखते हैं कि बेटा बेटी बहू या जो भी है नौकरी जाते हैं तो माँ बाप अकेले हैं, और कई बार माँ या बाप की गुजर जाने के बाद एक बचता है, तो उनको दिन में अपने साथियों के साथ समय बिताने के लिए और उनके लिए आवश्यक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की चेकअप, और उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी और ऐसा कोई एक्टिविटी जो उनके अनुभव की सदुपयोग समाज के लिए कर पाए, ये हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करें। अब जैसे हम लोगों ने बात किया, सभी वक्ताओं ने बात किया, बात पॉलिसी अकेले की नहीं है, बात भरण पोषण नियमावली की भी नहीं है, बात पेंशन के भी नहीं है, इज्जत से बुजुर्ग होना, टू एज विद डिग्निटी, ये चीज़ है मेन। तो इसके लिए हमारे समाज अपने को और हर व्यक्ति, प्रशासन, शासन सब मिलके कैसे एक माहौल बना लें, ये विषय। WHO की जो एक फ्रेमवर्क है, एक्टिव एजिंग फ्रेमवर्क, उसमें उन्होंने 3 ही चीज़ लिखा है, पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ये जो लोगों ने छुआ यहाँ पे, सहभागिता, स्वास्थ्य और सुरक्षा। यूनाइटेड नेशंस का भी एक है प्रिंसिपल्स फॉर ओल्डर पीपल, मतलब फाउंडेशनल, उसमें भी कुछ शब्द सब वही हैं, किसी ने पेंशन नहीं लिखा है, बट ये लिखा है पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, केयर, संरक्षण, सहभागिता तो है ही, सेल्फ फुलफिलमेंट, स्वयं साक्षात्कार की मौका मिलना, एंड डिग्निटी, मतलब स्वयं पे खड़े होना, एक आत्मनिर्भरता, एक इज्जत। तो मैं केरल का एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगी, क्योंकि मैं केरल से हूँ, और केरला मैं कहूँगी कि वहाँ पे है जहाँ पे कुछ साल बाद शायद यूपी होंगे, और मैं अच्छे मतलब से नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ, केरला कई चीज़ों के लिए अच्छा है, मगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर केरला का देख लें तो वो लगभग चाइना या कुछ विदेश राज्यों की तरह है, क्योंकि परिवार नियोजन बहुत सफल चलने की वजह से काफ़ी समय से ही वहाँ पे छोटे परिवार है, न्यूक्लियराइज्ड फैमिलीज हैं, इन द सेंस 2 बच्चे अधिकतर, मतलब अधिकांश 2 बच्चे एंड कईयों में एक बच्चा या बच्ची, इतना ही, और सब पढ़े लिखे हैं, तो बाद में जब बड़े होते हैं तो नौकरी की अवसरों की कमी के चलते या उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी के चलते कई लोग विदेश जाते हैं, बाहर अपना नौकरी पाले। उसके बाद स्थिति है, आप कई घरों में, आप अगर 5 घर जाओगे तो 4 में स्थिति ये बनी होंगे निश्चित तौर पे कि बुजुर्ग माता पिता अकेले हैं, और एक के गुजरने के बाद एक अकेले हैं। बेटा बेटियों की भी गलती नहीं, कुछ केसेस में होंगे, मगर बहुत बार उनकी भी परिस्थिति ऐसा है कि वो भी अपने बच्चे पाल रहा है, नौकरियों की स्थिति ऐसा है कि वो सुबह से रात तक उसमें लगा रहता है, जैसे IT सेक्टर वगैरह है, US में है, कहीं है, मदद के लिए कोई मिलता नहीं घर में, सारा काम खुद ही करना है, सुबह भागना है और रात तक भाग दौड़। कुछ बच्चे चाहते होंगे कि माँ बाप को अपने पास रख लें, मगर वो जब जाएंगे वहाँ पे तो माँ बाप और अकेलापन के शिकार बन जाते हैं, इसलिए कई बार माँ बाप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जिस सामाजिक व्यवस्था से परिचित है, जो एक दोस्ती या फ्रेंडशिप का एक वलय है, एक सर्कल है, जिसके अंदर वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है, जो पानी और हवा जो उन्होंने सीखा है, पिया है, महसूस किया है, जो खाना उनको आदत है, जो मौसम उनको परिचित है, ये छोड़ के वो जिंदगी के आखिरी सालों में वो कोई नया जगह जाके जड़ पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो कई बार मजबूरन माँ बाप कहते हैं नहीं हम यहीं रहेंगे, उनका अपना घर है, उनका अपना कमरा है, उनका अपना बैठने की कुर्सी है, गप मारने के लिए 2 दोस्त है जो शाम को मिलता है, बगल का पार्क है, छोड़ते नहीं। मगर फिर क्या होता है, थोड़े और उम्र बढ़ते हैं तो स्वयं से वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है, और केरल में सब पढ़े लिखे होने के नाते हम लोग को घरों में मदद के लिए भी लोग नहीं है, तो उसमें क्या है, अकेले। तो एक स्थिति ऐसा होता है कि फिर क्या, होम केयर प्रोवाइडर जैसे कोई लड़का कोई सर्विस एजेंसी को बुक करके किसी को घर में लगाते हैं, फिर कैमरा लगाता है, प्राइवेसी में बहुत बड़ा इंट्रूशन है, मतलब CCTV लगाता है ताकि वहाँ से बैठे वो देख पाएँ कि वहाँ घर में क्या हो रहा है।
एक स्थिति ऐसा बनता है कि इंस्टीट्यूशनल केयर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार बुजुर्गों में डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की शुरुआत होती है, याददाश्त खो बैठते हैं और घर से निकला तो वापस आएंगे ऐसा भी कोई गारंटी नहीं रहता है, और कई बार वो अपना जो प्राथमिक आवश्यकता है उसके भी निर्वहन में असमर्थ हो जाते हैं, तब जाके कोई हॉस्पिस या संस्थागत जो वो है उसमें भर्ती। वहाँ जाने के बाद, जैसे मैडम ने कहा, वहाँ जाने के बाद केयर तो मिल जाती है मगर प्यार मिलना मुश्किल है। तो वहाँ एक अलग तरीके के अकेलापन कि नर्स सुबह शाम दिखते हैं मगर ममता या प्यार वो हासिल नहीं हो पाता। तो एक तरीके से केयर या प्यार में से एक ही मिलेगा, ये अवस्था है। तो ये जो विषम परिस्थिति है इसको दूर से देख के हमको उसकी समाधान करनी है। तो बात केवल पॉलिसी तक नहीं है, बात यह है कि एक तो संवेदना, सामाजिक इस पर चर्चा, और मैं अगर 2-3 मुद्दे बहुत जल्दी बताऊं, बहुत जल्दी। पहला चीज़ है कि मैडम एरन ने जो बताया था, हम लोग परिवार के अंदर भी अपने जो बच्चे हैं, जैसे बुजुर्गों की जो पोता पोती, उनको एक सिखाना पड़ेगा कि कैसे घुल मिल के चले, कैसे अपने बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स की सम्मान क्या करें, उनके साथ समय बिताएं। मैं अपने भी अनुभव से कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को, जो बेटा और बेटी है मेरा, दोनों को मैं कहती हूँ कि जाते वक्त और आते वक्त कम से कम पापा के पास जाके एक बार बोला करिए कि मैं जा रही हूँ। 5 मिनट उनके साथ बैठ के बात करें। बच्चे छोटे हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट उनको लगता है कि वो अपने में व्यस्त है, कभी ट्यूशन है, कभी संगीत सीख रहा है, कभी स्टेडियम जा रहा है, कभी कुछ। मम्मी ही बहुत कम मिल जाती है, मेरे साथ भी उनको समय कभी मिलता है। तो वो जब समय मिलता है सोचता कि माँ के साथ बैठें। तो जैसे उन्होंने कहा था, देने में सबसे आसान मगर सबसे कठिन चीज़ है समय। देखा जाए तो बहुत आसान है, अगर निर्णय कर लें तो आसान है, और वैसे हम अगर ना सोचे तो देने के लिए सबसे मुश्किल भी। तो थोड़ा सा वो अपनी जो, जिसको हम कहते हैं, हम अपने यंगर जनरेशन की थोड़ी ओरिएंटेशन, मैं इसलिए भी कह रही हूँ, हम लोग जेंडर की बहुत बात करते हैं मगर कई बार देखा होगा कि जो घर के माँ है, अधिकांश बार वही है जो जेंडर इंसेंसिटिविटी पैदा करते हैं, और इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम लोग अपने बेटों को सिर पे चढ़ाते हैं और बेटियों को वो बराबरी नहीं देती है जो उनको देना चाहिए, और जब बुजुर्ग में होने के बाद देखते हैं कि कई बार बेटी परवरिश करते हैं, बेटा पलट के नहीं देखता है। तो अगर माँ फैसला करें कि मैंने जो अनुभव किया मैं अपने बच्चों को नहीं करने देंगे, और चाहे खाना बनाने के मामले में हो, बर्तन धोने के मामले में हो, कपड़ा धोने के लिए हो, घर साफ करने, हर चीज़ के लिए बेटा भी करेंगे, बेटी भी करेंगे, पढ़ाई हो, दोनों बराबर करेंगे, और बेटियों को समान अवसर देंगे तो आगे जाके बेटी आपका काम आएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा सोशलाइजेशन, थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपने बच्चों को, माँ बाप को देना पड़ेगा, ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को के साथ बैठे बात करें। क्योंकि जितना मैंने देखा है, हम लोग के बैठने से जो अपनी माँ बाप खुश होती है, उससे ज़्यादा खुश होती है ग्रैंड चिल्ड्रन का। हमारे साथ कभी भी भिड़ंत होती है, आर्गुमेंट होती है, बहस होती है, मगर पोता पोती के साथ कभी नहीं हो रहा है। तो अब बात है कि धीरे धीरे जो पीढ़ी बीता जा रहा है, हमारे पास बीच से तमाम मूल्य, तमाम जानकारियाँ, तमाम अनुभव निकलते जा रहा है, और आगे वाली पीढ़ी के पास केवल ये है, मोबाइल है और काफ़ी सारे वो है, क्या नाम है, टेक्नोलॉजी है, दिल नहीं है, और कई चीज़ों की जानकारी। मैं उनकी बुरा नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है, हम ही ने सिखा रखा है। कोविड के दौरान हम लोगों ने सब बच्चों के हाथ में ये ज़बरदस्ती दिया, तो आप वो क्या करेंगे। मगर बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे जानकारियाँ, बहुत सारे हमारे बीच से निकल जा रहा है। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, हाउ टू एंगेज ओल्ड पीपल क्रिएटिवली विद सोसाइटी। अगर वो डॉक्टर है तो पब्लिक हेल्थ में, अगर वो टीचर है तो टीचिंग में, अगर वो प्लानर है तो प्लानिंग में, अगर वो वकील है या लॉ मेकर है तो पॉलिसी मेकिंग में। हाउ टू एंगेज देम क्रिएटिवली। 60 साल कोई उम्र नहीं होता रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि लॉन्जेविटी बढ़ गई। मैं देख रही हूँ अपने अधिकारियों को 60 साल हो गया, हम वो मेमेंटो दे के भेज देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये अगले दिन, ठीक अगले दिन ये क्या करेगा, क्योंकि आज तक ऑफिस आना, डांस सुनना, कुछ करना सब कर रहे थे, अब कल क्या करोगे। और एक दिन में आदमी बुजुर्ग तो होता नहीं, ना दिमाग बैठता है ना शरीर बैठता है। तो कम से कम 20 साल की समय बचा रहता है जिसमें आदमी सकारात्मक कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, और हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनके एनर्जी को, उनकी जानकारी को, अनुभव को कैसे हम समाज के लिए यूज करें। लास्ट में मैं कहूँगी, कोरोना काल में हम सब लोगों ने एक समय देखा कोविड का, मैंने अपने गृह प्रदेश भी देखा और उत्तर प्रदेश भी देखा। तो इतना मैं ज़रूर करूँगी, उत्तर प्रदेश की एक, मैं जैसे हम लोग न्यूक्लियराइजेशन हमारे परिवारों में इतना नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में,
मैंने देखा है कि यहाँ के परिवार तब भी अपने माँ बाप के साथ खड़े हैं, तब भी अपने बुजुर्ग जन के साथ खड़े हैं। लोगों ने अपने को संभाला, अपने का संरक्षण किया, उनको दूर नहीं किया। जैसे कई देशों में हुआ, बुजुर्ग लोगों को अकेला छोड़ा गया, हॉस्पिटल में छोड़ा गया, बेटे बच्चे सब छोड़ के चले गए, मगर यूपी में वो नहीं हुआ। जैसे सरकार ने अपने माइग्रेंट लेबर को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे श्रमिकों को दोनों हाथ खोल के स्वागत किया कि आइए, जबकि कई देशों ने वापस किया। वैसे ही हमारे परिवारों ने भी अपने बुजुर्गों को बचाया, उसकी संरक्षण किया। मगर वो जो अकेलापन का दौर हम लोगों ने देखा पैंडेमिक के दौरान, तो जैसे किसी ने कहा कि अकेलापन भी एक पैंडेमिक है, तो इससे हमको बच के रहना है और हमारे सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत बनानी है। और उसके लिए आप लोग और हम लोग सब मिल के चलेंगे और मेरे सीमित दायरे में जो हमसे संभव है मैं वो भी करूँगी। धन्यवाद।